नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग के जो आईटीआर फॉर्म है वो इनेबल कर दिए हैं। अब अपनी इनकम टैक्स जो वेबसाइट है उससे आप लॉगिन करके इनकम टैक्स की जो रिटर्न है उसे फाइल कर सकते हैं। आपको सिंपल से यहाँ पे एसएससी मीडिया सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ नो करना है, उसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म्स में काफी चेंजेस किए गए हैं। जहां तक लास्ट ईयर आप आईटीआर 2 फाइल कर रहे थे, हो सकता है करंट ईयर में आपको केवल आईटीआर 1 ही फाइल करना पड़े, या जहां पे आप आईटीआर 3 फाइल कर रहे थे वहां पे आपको आईटीआर 4 ही फाइल करना पड़े। तो उन सभी चेंजेस का आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म सुटेबल है जिसमें आपको अपनी रिटर्न को फाइल करना है, ताकि आपके रिटर्न जो विदाउट एनी डिफेक्ट प्रोसेस हो सके और आपका जो रिफंड है, जो भी आपका अमाउंट है, वो टाइमली यहाँ पे आपके पास क्रेडिट हो सके। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम को 5 हेड्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें सैलरी की इनकम आ सकती है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी रेंटल इनकम आ सकती है, या फिर आप बिजनेस प्रोफेशन से कोई भी इनकम आ सकती है, या फिर आपने शेयर मार्केट में कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है, या इन चारों हेड में कोई भी इनकम नहीं आती है तो वो अदर सोर्स से फॉल करती है, तो अदर सोर्स की कोई भी इनकम है। तो अगर आपको इन 5 हेड से कोई भी इनकम है तो उसी बेसिस आपका आईटीआर फॉर्म डिसाइड किया जाता है कि कौन सी आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आईटीआर 1 के लिए कौन कौन एलिजिबल है। पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं, जिसे हम सहज फॉर्म भी कहते हैं। मींस बहुत ही आसान फॉर्म है, इसमें ज्यादा डिटेल आपसे नहीं मांगी जाती है, क्योंकि यहाँ पे केवल सैलरी की इनकम आप दिखा सकते हैं, या केवल एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम है उसको आप दिखा सकते हैं, या आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से कम है तो उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हो इस आईटीआर फॉर्म के लिए। या फिर इस साल जो कि गवर्नमेंट यहाँ चेंज किया है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, और वो 1.25 लाख तक का ही आपने प्रॉफिट कमाया है, तो उसके लिए भी आपको आईटीआर 1 ही फाइल करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर तक आप उसके लिए आईटीआर 2 फाइल करते थे, पर इस साल आपको आईटीआर 1 ही फाइल करनी पड़ेगी। तो गाइस, अगर आप एक रेजिडेंट है और आपकी टोटल ये पांचों हेड से जो भी इनकम आ रही है वो 50 लाख से कम है, तो उस केस में आपको आईटीआर 1 ही फाइल करना है। आप आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई भी आईटीआर फॉर्म फाइल करते हैं तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस कर सकता है यहाँ पे। तो गाइस, आपको प्रॉपर्ली अपना आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है। तो गाइस, ये हमने एलिजिबिलिटी की बात करें जो कि आईटीआर 1 के लिए है। तो हम बात करते हैं आईटीआर 1 कौन फाइल नहीं कर सकता, मींस नॉन एलिजिबल कौन है। सबसे पहले बात करते हैं, एक इंडिविजुअली आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकता है। उसके अलावा एचयूएफ कंपनी, फर्म या एनआरआई आप हैं तो आप उस केस में आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। या फिर आपकी जो पांचों हेड से इनकम मिला के 50 लाख से ज्यादा हो रही है तो उस केस में आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। या फिर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो उस केस में आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपका कोई टीडीएस कटा है तो कैश विड्रॉल के केस में अंडर सेक्शन 194N के अंदर, तो उस केस में अगर आपको उस टीडीएस का रिफंड देना है तो उस केस में आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं करेंगे। उसका हम डिस्कशन करेंगे आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है, तो इस वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहना। इसी तरह अगर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो उस केस में भी आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अलग आईटीआर फॉर्म होता है, उसको हम डिस्कशन करेंगे। इस तरह आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है, या आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है, या फिर आपने कोई गेमिंग इनकम या लॉटरी इनकम है, या हॉर्स रेस से कोई इनकम है, या क्रिप्टो है, वीडीए है, लीगल गैम्बलिंग से कोई भी इनकम अर्न की है, तो उस केस में आपको आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं करना है। इस तरह आपकी कोई बिजनेस है, प्रोफेशन से इनकम है, तो उस केस में भी आपको आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं करना है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप करेक्ट आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है गाइस यहाँ पे। तो आईटीआर 1 की हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली कि कौन कौन इसको फाइल कर सकते हैं, कि आपके पास सैलरी की इनकम होनी चाहिए, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए, अदर सोर्सेज से इनकम आपकी है, उसमें इंटरेस्ट हो सकती है, फैमिली पेंशन हो सकती है, डिविडेंड से इनकम है, तो आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1.25 लाख तक, तो आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं गाइस। सो अब बात करते हैं आईटीआर 2 की एलिजिबिलिटी की। तो आईटीआर 2 कौन कौन फाइल कर सकता है, अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर एक एचयूएफ है तो उस केस में आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक एनआरआई है तो उस केस में आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी है यहाँ पे। तो आईटीआर 2 की एलिजिबिलिटी क्या कंडीशन है, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा तो उसके साथ आईटीआर 1 तो फाइल नहीं कर सकते, तो आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। इसी तरह आप डायरेक्टर है कंपनी के तो उसके साथ आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आपका टीडीएस कटा है कैश विड्रॉल पे तो उसके लिए आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। एक से ज्यादा आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी रेंटल इनकम आ रही है उस केस में आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा की तो उस केस में आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। इसी तरह शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, चाहे शेयर मार्केट से हो, म्यूचुअल फंड से हो, तो उस केस में आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। पर अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल 1.25 लाख तक का है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। इसी तरह आपसे क्रिप्टो से या वीडियो से कुछ भी अर्न किया है, या आपने कोई भी गेमिंग इनकम अर्न की है, लॉटरी इनकम अर्न की है, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी है। आईटीआर 2 के बेसिस पे आपके रिटर्न को प्रोसेस किया जाएगा। सो गाइस, ये थी एलिजिबिलिटी की बात कि कौन-कौन आईटीआर 2 फाइल कर सकता है। मींस जो आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है वो आईटीआर 2 फाइल कर सकता है, या फिर आपको आईटीआर 1 की जो इनकम है उसके अलावा कुछ एडिशनल इनकम आ रही है, फॉर एग्जांपल आपको सैलरी के अलावा आपने क्रिप्टो में अर्न किया तो आप
आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। इस तरह आप सैलरी के अलावा कोई गेमिंग इनकम अर्न कर रहे हैं तो उस केस में भी आगे आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी, चाहे आपकी जो इनकम है 50 लाख से कम ही क्यों ना हो। इस तरह आपकी सैलरी इनकम है, आपका कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, तब भी आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपकी सैलरी इनकम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ज्यादा का है तो उस केस में भी आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। या आपकी सैलरी इनकम है, उसके अलावा आपको सेक्शन 194N में कोई टीडीएस कटा है, मींस आपने कोई कैश विड्रॉल किया था तो उस केस में कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ तो उस केस में भी आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। तो गाइस ये कुछ कंडीशन थे जिसके बेसिस पर आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आईटीआर 2 कौन नहीं फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है तो उस केस में आप आईटीआर 2 फाइल नहीं कर पाओगे। इसी तरह आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन कुछ डीलिंग की है, उससे कुछ प्रॉफिट अर्न किया है तो उस केस में भी आप आईटीआर 2 फाइल नहीं कर पाओगे, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसी तरह अगर आप एक कंपनी है या फर्म है तो उस केस में भी आप आईटीआर 2 फाइल नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो ये आईटीआर 2 की एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी की हमने बात कर दी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आईटीआर 4 की एलिजिबिलिटी की। आईटीआर 4 फॉर्म कौन-कौन फाइल कर सकता है, उसके बाद हम आईटीआर 3 की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। आईटीआर 4 को क्या कहते हैं, सुगम फॉर्म कहा जाता है गाइस। ये क्या सिंपलीफाइड और मतलब कुछ फैसिलिटी देने के लिए जो बिजनेसमैन है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, उनको फैसिलिटी देने के लिए यहाँ पे दिया गया है। या कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है तो उनको यहाँ पे रिलीफ दी गई है कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, वो अपनी इनकम को प्रेजेंटिव बेसिस पे डिक्लेयर करके अपनी रिटर्न को आईटीआर 4 के अंदर फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो उनको बेनिफिट देने के लिए यहाँ पे सेक्शन 44 एडी के अंदर अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो उस केस में आप 8% या 6% अपनी इनकम को डिक्लेयर करके आईटीआर 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो जनरली बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ही आईटीआर फॉर्म इशू किया गया है। इसी तरह आप अगर 44 एडीए के अंदर आप फॉलो करते हैं, मींस आप कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, चाहे लीगल है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस केस में अगर आप टोटल रिसीव जितना भी आपको पैसा मिलेगा 50% अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं तो उस केस में आप आईटीआर 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको आईटीआर 3 के लिए जाना पड़ेगा। मींस यहाँ पे क्या फिक्स अमाउंट आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा एज ए इनकम। अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं उस बेसिस पे आप आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेजेंटिव बेसिस पे ये आप आईटीआर फॉर्म फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, आप प्लेइंग, हायरिंग या लीजिंग ऑफ गुड्स कैरियर आप करते हैं तो उस केस में आप कुछ इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आईटीआर 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। इसके अलावा करंट ईयर में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1.25 लाख तक का है तो उस केस में भी आईटीआर 4 फॉर्म फाइल करते हैं। तो लास्ट ईयर तक क्या होता था, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस कहीं जॉब कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उस केस में आपका कंपनी जो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेती है तो उस केस में आप आईटीआर 4 फॉर्म फाइल करना पड़ता है। पर अगर आपने साइड बाय साइड आपने कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी अर्न किया है तो उस केस में आईटीआर 4 के लिए आप एलिजिबल नहीं होते, तो आपको उसके लिए आईटीआर 3 फाइल करना, जो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता था। तो गवर्नमेंट ने करंट ईयर में यहाँ पे आपको यहाँ पर रिलेक्शन दे दिया, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक का है तो उस केस में आप आईटीआर 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। आपको आईटीआर 3 के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम अगर प्रेजेंटिव बेसिस पे आप डिक्लेयर करें तो आप आईटीआर 4 के लिए एलिजिबल हो गाइस यहाँ पे। तो हमने आईटीआर 4 की एलिजिबिलिटी की बात कर ली। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईटीआर 3 के लिए कौन-कौन एलिजिबल है। तो आईटीआर 3 के लिए कौन-कौन है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, वो सभी एलिजिबल है आईटीआर 3 के लिए। तो आप कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम है जो आप प्रेजेंटिव बेसिस पे डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आप आईटीआर 3 के लिए जा सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर एंड ऑप्शन कुछ भी डीलिंग किया तो उस केस में आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं है। तो आईटीआर 3 में आपको यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो भी आप इनकम अर्न की है वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो इसकी सिंपल सी कंडीशन क्या है कि जो भी टैक्स पेयर किसी अदर फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं, मींस आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं, आईटीआर 2 के लिए एलिजिबल नहीं, आईटीआर 4 के लिए एलिजिबल नहीं है तो आईटीआर 3 फॉर्म यहाँ पे फाइल करेगा गाइस यहाँ पे। तो अभी तक हमने आईटीआर 1, 2 एंड 3 एंड 4 का डिस्कशन कर लिया है गाइस यहाँ पे कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा गाइस यहाँ पे। तो अगर हम बात करें सिंपलीफाइड वे में कि आईटीआर 3 कौन नहीं फाइल कर सकता, तो अगर आप आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल हैं तो उसके सिवा आपको आईटीआर 1 ही फाइल करनी है, आप आईटीआर 3 फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह आप अगर आईटीआर 2 के लिए एलिजिबल है तो उसके सिवा आप आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। इसी तरह आपकी कोई प्रेजेंट इनकम आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर 4 ही फाइल करनी पड़ेगी। अगर इसमें फॉल नहीं करते तभी आप आईटीआर 3 के लिए जाएंगे, नहीं तो आपको रेस्पेक्टिव आईटीआर फॉर्म ही आपको फाइल करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। इसके अलावा कंपनी या फर्म है तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है आईटीआर 3 के लिए भी, तो उनको डिफरेंट फॉर्म यहाँ पे इशू किए जाते हैं, उनको क्योंकि ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है गाइस यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं हम कंपनीज के जो कंपनी फॉर्म या एचयूएफ या ट्रस्ट के लिए जो फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं उनको हम डिस्कशन कर लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहला फॉर्म होता है आईटीआर 5 के लिए, जिसके लिए कौन कौन एलिजिबल, कोई फर्म है, एलएलपी है, एओपी, बीओए, बीओआई, एजीबी में सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है लिस्टेड है वो सभी इसके लिए एलिजिबल, उनको आईटीआर 5 ही फॉर्म फाइल यहाँ पे करना पड़ेगा। इस तरह गाइस यहाँ पे आईटीआर 6 और 7 है यहाँ पे। अगर आपकी कोई कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके में आपको आईटीआर 6 फाइल करना पड़ेगा। इसी तरह कोई ट्रस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी है उस केस में, या किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कुछ है आपका, तो उस केस में आपको आईटीआर 7 फॉर्म ही फाइल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो गाइस आज की वीडियो में डिस्कसिंग है टोटल 7 फॉर्म जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं। सो गाइस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी रिटर्न को फाइल करने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी को जरूर चेक कर लें कि आप कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए सुटेबल है, उसी बेसिस पे आपको रिटर्न फाइल करनी है। नहीं तो यहाँ पे आपको डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आ जाएगा जी, क्योंकि यहाँ पे एआईबीएस आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस होगी गाइस यहाँ पे। तो जितनी बार आप मिस्टेक करेंगे उतनी बार डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे नोटिस भेजेगा और आपके रिटर्न को प्रोसेस होने में डिले हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रॉपर्ली अपना आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको जरूर लाइक करना था, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करना था, मैक्सिमम टैक्स पेयर इससे अवेयर हो सकेगी उनको कौन सा रिटर्न फॉर्म फाइल करना चाहिए। इसी तरह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप इससे ज्यादा बेनिफिट उठा सकेगा इस यहाँ पे। थैंक यू फ्रेंड्स।